हेलो ऑल एंड वेलकम बैक टू हेलो ऑल एंड वेलकम टू आईबेक्स क्लासेस। इस वीडियो में हम गवर्नर जनरल और वॉइसरॉय जो कि 1905 के पहले आए थे और इन पे बेस्ड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उनको हम प्रैक्टिस करेंगे विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। इस वीडियो में आपको बताते चले कि ये जो क्वेश्चंस का अरेंजमेंट मैं लेके आया हूँ वो अकॉर्डिंग टू द टाइम लाइन है। वो स्टार्टिंग फ्रॉम 1772 रॉबर्ट क्लाइव से है और आगे चल के 1905 कर्जन तक। ये इस ऑर्डर में मैंने क्वेश्चंस को लगाया है ताकि आपके माइंड में सेट होते चले कि किस गवर्नर जनरल या किस वॉइसरॉय ने कौन से रिफॉर्म्स किए और उन पे क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इससे एक बढ़िया माइंडसेट बनता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस कॉन्सेप्चुअल वीडियो को। क्वेश्चन 66 बीपीएससी में पूछा गया है अबाउट डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। बैटल ऑफ बक्सर के बाद जब नवाब हार गए थे ब्रिटिशर्स जीत गए थे नवाब से, तो ये 1765 में 12 अगस्त को ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन करते हैं बिटवीन क्लाइव एंड नवाब शाह आलम टू। इनके बीच में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन होती है जिसमें दीवानी राइट्स ब्रिटिशर के पास चले जाती है और निजामत राइट्स नवाब के पास चली जाती है। मींस रेवेन्यू कलेक्शन का और रेवेन्यू रिलेटेड जो भी पॉलिसी था ब्रिटिशर्स का उन पे कंट्रोल रहेगा और इसी दीवानी और निजामत राइट के स्प्लिट होने के फिनोमिनन को हम डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस कहते हैं, जो रॉबर्ट क्लाइव स्टार्ट करेंगे। तो इसका सही आंसर सी रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा। रॉबर्ट क्लाइव डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस को स्टार्ट करेंगे और इसे वॉरेन हेस्टिंग 1772 के अंदर वॉरेन हेस्टिंग इस डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस को समाप्त करेंगे। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक ये बात याद रखिए, 1765 में स्टार्ट हुआ और 1772 में ये डुअल सिस्टम खत्म हुआ। बंगाल में शासन की दोहरी प्रणाली स्टार्ट करते हैं रॉबर्ट क्लाइव और ख़त्म करते हैं वॉरेन हेस्टिंग। ये ख़त्म करेंगे। यहाँ मैं साइड में टाइमलाइन बताते चलूँगा। पहले क्लाइव आए थे, उसके बाद वॉरेन हेस्टिंग आएंगे 1772 के अंदर। तो उनसे रिलेटेड जो सवाल पूछा गया है आइए उसे देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इंग्लिशमैन फर्स्ट ट्रांसलेटेड भगवत गीता इनटू इंग्लिश। किस अंग्रेज ने सबसे पहले भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चार्ल्स विल्किंस, बी। इसके पीछे के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं कि चार्ल्स विल्किंस ने ऐसा कैसे किया था, इसके पीछे कौन थे। तो वॉरेन हेस्टिंग जब रेगुलेटिंग एक्ट 1772 लेके आते हैं तो इससे गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की उपाधि मिल जाती है। वॉरेन हेस्टिंग पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होंगे। तो इन्होंने कुछ मेजर रिफॉर्म्स किए हैं, उसे मैं यहाँ बता देता हूँ। पहला इन्होंने क्लाइव के द्वारा स्टार्ट किया गया डुअल गवर्नमेंट को समाप्त किया था, डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस को समाप्त किया था। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट एट फोर्ट विलियम स्टैब्लिश किया था, फोर्ट विलियम में सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश किया था। और ये जो सारे पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ सारा एग्जाम से रिलेटेड पॉइंट है, ये कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में ज़रूर देखने को मिल जाएगा। इन्होंने एक एक्ट लाया था, एक्ट ऑफ 1781, जिससे गवर्नर जनरल काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता के बीच में पावर का डिवीजन हुआ था। पावर ऑफ जुरिस्डिक्शन वॉज डिफाइंड एंड डिवाइडेड। इनके ही टाइम पे फिर पिट्स इंडिया एक्ट आएगा, पिट्स एक्ट, जिसके थ्रू कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की इस्टेब्लिशमेंट होगी और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में समाप्त कर दिया जाएगा। वॉरेन हेस्टिंग ने रिंग फेंस पॉलिसी अपनाया था, रिंग फेंस पॉलिसी, जिसके थ्रू ये जिस स्टेट या जिस एरिया को रूल करते थे उसके अराउंड एक बफर जोन का क्रिएशन किया जाता था। इसे रिंग फेंस पॉलिसी कहते हैं। इन्होंने चार्ल्स विल्किंस जो भगवत गीता को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, इसका इंट्रोडक्शन हेस्टिंग ही लिखते हैं। नेक्स्ट इन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट जो आज के डे में भी रिलेवेंट है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या डीएम जिसे हम बोलते हैं, उसके ऑफिस को सेटअप किया था। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऑफिस को इन्होंने ही सेटअप किया था। और इन्होंने कलकत्ता के अंदर पहली बार सरदार दीवानी और
निज़ामत अदालत की स्थापना की थी। तो अभी तक हमने जो पढ़ा है, पहले क्लाइव, फिर वॉरेन हेस्टिंग, अब इनके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस आएंगे। कॉर्नवालिस, तो इनसे रिलेटेड जो सवाल पूछे जाते हैं आइए इन्हें देखते हैं। यूपीएससी प्रीलिम्स 2010 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था। बाय अ रेगुलेशन इन 1793 द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वॉज डिप्राइव्ड ऑफ हिज जुडिशियल पावर एंड मेड अ कलेक्टिंग एजेंट ओनली। व्हाट वॉज द रीजन फॉर सच अ रेगुलेशन? आपको मैंने बताया था कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का ऑफिस सेटअप वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा किया जाएगा। क्वेश्चन को हिंदी में देख लेते हैं। 1793 में एक विनियम द्वारा जिला कलेक्टर को उसकी न्यायिका शक्ति से वंचित कर दिया गया और उसे केवल संग्रह एजेंट बना दिया गया। ऐसे विनियम का कारण क्या था? तो 69th बीपीएससी में एक क्वेश्चन आया था मेयो रेजोल्यूशन के ऊपर। इस क्वेश्चन के पीछे कॉर्नवालिस कोड का सिग्निफिकेंस है। तो आइए जानते हैं क्या है कॉर्नवालिस कोड। कॉर्नवालिस ने अपने गवर्नरशिप के टाइम जुडिशियल रिफॉर्म्स के लिए वो जाने जाते हैं। मैंने आपको लैंड रेवेन्यू सिस्टम वाले क्वेश्चन में भी आपको बताया था कि जुडिशियल रिफॉर्म के चलते 1781 के बाद लिटिगेशन इंडिया में बहुत बढ़ जाते हैं, मुकदमेबाजी बहुत बढ़ जाती है। उसका एक कारण जुडिशियल रिफॉर्म ही था। तो जुडिशियल रिफॉर्म उन्होंने क्या किया था उस समय, आइए जानते हैं ये कॉर्नवालिस कोड क्या कहता था। उस समय के जो कलेक्टर होते थे दे वर रेवेन्यू हेड्स, वो रेवेन्यू के हेड होते थे और इनके पास ह्यूज अमाउंट ऑफ जुडिशियल और मैजिस्ट्रियल पावर होता था। ये दोनों पावर होल्ड करते थे। लेकिन उस समय के फार साइटेड कॉर्नवालिस को ये लगा कि कलेक्टर के पास एक साथ इतनी शक्तियों का होना, कहीं ना कहीं वो शक्तियों का दुरुपयोग कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने कलेक्टर को सिर्फ रेवेन्यू हेड ही रखा और उनसे ये सारी जुडिशियल और मैजिस्ट्रियल पावर छीन करके एक नया पोस्ट क्रिएट किया जिसे डिस्ट्रिक्ट जज कहा जाता था। और जो ये सिस्टम आज भी प्रिवलेंट है। डिस्ट्रिक्ट जज का सेटअप लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कॉर्नवालिस कोड के तहत किया था और इन्हें ये दोनों पावर दिया, डिस्ट्रिक्ट जज को जुडिशियल और मैजिस्ट्रियल पावर दिया। तो ये था कॉर्नवालिस कोड। और जुडिशियल रिफॉर्म जो उन्होंने किया था, मैंने आपको पहले भी बताया था लैंड रेवेन्यू वाले इस वीडियो में भी। जुडिशियल रिफॉर्म उनके 3 थे। पहला, उन्होंने कोर्ट फी का समाप्ति कर दिया था। कोर्ट में कोई भी सर्विस लेना, मुकदमा दर्ज कराना, उसमें आपको फ़ी नहीं लगता था। एक्सटेंट ऑफ राइट ऑफ अपील, ये अधिकार को उन्होंने उस समय एक्सटेंड किया था। और थर्ड, जो माइनर पनिशमेंट थे सच एज किसी का नाक कान तोड़ देना, इसको पनिशमेंट के कैटेगरी से हटा दिया गया था। तो इसीलिए ये भी एक यूपीएससी का आस्क्ड क्वेश्चन है कि 1781 के बाद लिटिगेशन इंडिया में क्यों बढ़ जाते हैं। तो उसका कारण है कॉर्नवालिस का जुडिशियल रिफॉर्म। और कॉर्नवालिस कोड इसी कॉन्टेक्स्ट में है जिसमें जुडिशियल रिफॉर्म भी उसका एक पार्ट है। तो ये है उनका कॉर्नवालिस कोड, तो इसे ध्यान रखेंगे। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन ये है। लॉर्ड कॉर्नवालिस जिला कलेक्टर में केंद्रित शक्ति की सीमा से चिंतित थे और महसूस किया कि ऐसे पूर्ण शक्ति अनावंचित थी एक व्यक्ति के लिए। लॉर्ड कॉर्नवालिस वॉज अलार्म्ड एट द एक्सटेंट ऑफ पावर कंसंट्रेटेड इन द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड फेल्ट दैट सच एब्सोल्यूट पावर वॉज अनडिजायरेबल इन वन पर्सन। किसी एक व्यक्ति के पास इतना पावर होना उनके हिसाब से सही नहीं था। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा किए गए अन्य रिफॉर्म्स जिन पे क्वेश्चन अक्सर बनते हैं, उसे हम देख लेते हैं कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने और कौन कौन से रिफॉर्म किए जिसके चलते वो जाने जाते हैं। पहला, कॉर्नवालिस कोड, जो मैंने आपको अभी डिटेल में बताया, कॉर्नवालिस कोड ऑफ नेक्स्ट, ये डिस्ट्रिक्ट जज का पोस्ट क्रिएट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट जज पोस्ट का क्रिएशन ये करेंगे। उसके बाद ही विल कोडिफाई द लॉज एज कॉर्नवालिस कोड। कॉर्नवालिस कोड को वो लेके आते हैं 1793 के अंदर, जिसे कोडिफिकेशन ऑफ लॉज भी कहा जाता है। नेक्स्ट, इन्हीं के टाइम पे परमानेंट सिस्टम आएगा। परमानेंट सिस्टम जिसे ज़मींदारी सिस्टम भी कहा जाता है। ज़मींदारी सिस्टम मैंने बताया था कि ज़मींदार को ओनर डिक्लेयर कर दिया जाएगा फॉर अ पीरियड ऑफ 10 years एंड दिस डेसिनियल सेटलमेंट वॉज
परमानेंट टिल टैक्सेस वेर पेड। जैसे ही टैक्स नहीं पे किया जाता तो उनके लैंड को सेल कर दिया जाता था, और इस समय जो टैक्स होता था वो अगर 11 पार्ट्स प्रोड्यूस होता है तो 10/11 होता था ब्रिटिशर्स का हिस्सा, और 11 आउट ऑफ 1 होता था ज़मींदार का हिस्सा। और ओनर को हेरिडिटरी राइट्स दिए गए थे, लैंड का हेरिडिटरी राइट्स, कि वो लैंड को सेल, लीज और ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये था ज़मींदारी सिस्टम। ये मोस्टली इंडिया के बिहार, बंगाल, उड़ीसा, बनारस, ये सारे रीजन में अप्लाई किया गया था। और कॉर्नवालिस द्वारा ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे पॉइंट्स कॉर्नवालिस से रिलेटेड अभी तक हमने पढ़ लिया है कि पहले क्लाइव आते हैं, फिर वॉरेन हेस्टिंग आते हैं, फिर कॉर्नवालिस आते हैं, इसके बाद मेजर, इसके बाद वेलेस्ली आएंगे, लॉर्ड वेलेस्ली, ये सारे लॉर्ड्स हैं। तो आइए यूपीएससी 2020 में लॉर्ड वेलेस्ली के ऊपर पूछा गया क्वेश्चन को देखते हैं। वेलेस्ली स्टैब्लिश्ड फोर्ट विलियम कॉलेज एट कलकत्ता बिकॉज वेलेस्ली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। उन्हें लंदन से निदेश मंडल के द्वारा ऐसा करने को कहा गया था। वो भारत के प्राच्य विद्या में रुचि को पुनर्जीवित करना चाहते थे। वह विलियम्स कैरी और उनके सहयोगी को रोजगार प्रदान करना चाहते थे। वो भारत में प्रशासनिक उद्देश्य के लिए ब्रिटिश नागरिकों को प्रशिक्षित करना चाहते थे। तो इसके पीछे की कहानी समझते हैं। जो उस समय सिविल सर्वेंट्स होते थे, उन्हें वेलेस्ली के अकॉर्डिंग 3 इयर्स की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए थी। अकॉर्डिंग टू वेलेस्ली उन्हें 3 साल की ट्रेनिंग दी जानी थी। ये ट्रेनिंग इन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज एट कलकत्ता, यहाँ पे उन्होंने डिसाइड किया कि इन्हें ट्रेनिंग यहाँ दी जाएगी। और ये सिविल सर्वेंट तीनों प्रेसिडेंसी के होते थे। उस समय भारत में 3 प्रेसिडेंसी थे, बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता। तो ये तीनों प्रेसिडेंसी के जो सिविल सर्वेंट होते थे उन्हें 3 साल का ट्रेनिंग दिया जाना था। लेकिन जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो इस्टेब्लिश होगा पिट्स इंडिया एक्ट वॉरेन हेस्टिंग के टाइम कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का ये रिकमेंडेशन था वेलेस्ली को कि जो 3 साल की ट्रेनिंग दी जा रही है उसमें उनका लॉयल्टी हो सकता है कि ब्रिटिश से शिफ्ट होकर कलकत्ता की ओर हो जाए या इंडिया की ओर हो जाए। इसीलिए उन्होंने इस ट्रेनिंग को बंद किया और इस कॉलेज को भी अंततः बंद किया था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। ही वांटेड टू ट्रेन ब्रिटिश सिविलियंस फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेज इन इंडिया। वह भारत में प्रशासनिक उद्देश्य के लिए ब्रिटिश नागरिकों को प्रशिक्षित करना चाहते थे। लेकिन बाद में हम देखेंगे कि ये प्रशिक्षण संस्थान बंद कर दी जाती है ऑन द एडवाइस ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जो कि पिट्स इंडिया एक्ट के थ्रू इस्टेब्लिश किए गए थे। और ये पिट्स इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, जो कि रिवोल्ट ऑफ 1857 को आ जाएगा, उसके द्वारा ये एबॉलिश कर दिया जाता है। तो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा और क्या क्या काम किए गए थे जिसके कारण उन्हें याद किया जाता है। तो इन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। नेक्स्ट, सब्सिडरी अलायंस लाए थे, और निज़ाम वेयर द फर्स्ट टू एक्सेप्ट दैट। और ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में देखा जाता है कि सब्सिडियरी अलायंस को पहले किसने एक्सेप्ट किया, तो निज़ामों ने एक्सेप्ट किया था। और इनके टाइम में ही 4th मैसूर वॉर होता है, जिसमें टीपू सुल्तान की डेथ होती है, और पहले डिफीट होती है फिर डेथ होती है। तो हमने अभी तक पढ़ा है, पहले आए थे क्लाइव, फिर हेस्टिंग, वॉरेन हेस्टिंग, फिर कॉर्नवालिस, फिर वेलेस्ली। यूपीएससी प्री 1999 में क्वेश्चन है, एट द टाइम when empires in Europe were crumbling before the might of Napoleon, which one of the following governor general kept the British flag high in India? ऐसे समय में जब यूरोप में साम्राज्य नेपोलियन की ताकत के सामने ढेर हो रहे थे, निम्नलिखित में किस गवर्नर जनरल ने भारत में ब्रिटिश ध्वज को ऊंचा रखा? वेलेस्ली के बाद आएंगे आपके लॉर्ड हेस्टिंग। ये वॉरेन हेस्टिंग से अलग है, सिर्फ लॉर्ड हेस्टिंग इनका नाम है। तो ये क्वेश्चन लॉर्ड हेस्टिंग के ऊपर है, इसका सही आंसर लॉर्ड हेस्टिंग होगा।
तो आइए जानते हैं लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा और क्या क्या सुधार किए गए थे या ये और किस चीज़ के लिए जाने जाते थे। तो लॉर्ड हेस्टिंग अपने पॉलिसी ऑफ इंटरवेंशन एंड वॉर के लिए जाने जाते हैं। पॉलिसी ऑफ इंटरवेंशन ये कहती है कि उस टाइम के वो राजा रानी और मंत्री के कोर्ट में जाते थे और वहाँ इंटरवेंशन करते थे, ज़बरदस्ती बीच में घुसते थे और फिर उनके इंटरनल पॉलिसीज़ को मैनिपुलेट करके उनसे वॉर करते थे। नेक्स्ट, इनका पिंडारीज का जो सिस्टम था उसको इन्होंने कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय किया था और बॉम्बे प्रेसिडेंसी का फॉर्मेशन करते हैं। बॉम्बे प्रेसिडेंसी का फॉर्मेशन करते हैं और रैयतवारी सिस्टम जो थॉमस मुनरो लाते हैं, थॉमस मुनरो वो ये गवर्नर ऑफ मद्रास होंगे, ये इन्हीं के टाइम पे लाते हैं। रैयतवारी सिस्टम मैंने लैंड रेवेन्यू सिस्टम में अच्छे से बताया हुआ है। इसमें मिडिल मैन को हटा दिया जाता है एज़ कम्पेयर टू परमानेंट सेटलमेंट, जिसमें ब्रिटिशर्स, ज़मींदार और रैयत। परमानेंट सेटलमेंट में रैयत ज़मींदार को टैक्स देते थे और ज़मींदार ब्रिटिशर्स को, लेकिन ये सिस्टम रैयतवारी में ख़त्म कर दिया जाएगा और रैयत डायरेक्ट ब्रिटिशर्स अब रैयत से ही टैक्स लेंगे। इसमें रैयत को हेरिडिटरी राइट्स दिया गया लैंड का और यहाँ जो पट्टा था वो डायरेक्ट गवर्नमेंट ही देती थी रैयत को। ज़मींदारी सिस्टम में ये सिस्टम था कि ब्रिटिशर्स ज़मींदार को पट्टा देती थी और ज़मींदार रैयत को पट्टा देते थे और ज़मींदार रैयत को पट्टा नहीं दे पाते थे क्योंकि कोई ऑफिशियल चेक नहीं था। लेकिन यहाँ पे ये सिस्टम एबॉलिश करके रैयतवारी सिस्टम में डायरेक्ट ब्रिटिशर्स पट्टा दिया करते थे रैयत को। और ये जो टैक्स होता था 50% था फॉर ड्राई लैंड और 60% फॉर वेट लैंड। और ये साउथ के रीजन में इम्प्लीमेंट किया गया था, मद्रास, मदुरई, कूर्ग, ईस्ट आसाम। और अगर लैंड के हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा ब्रिटिश लैंड पर रैयतवारी सिस्टम था, फिर महलवारी और फिर परमानेंट सेटलमेंट या ज़मींदारी सिस्टम, अकॉर्डिंग टू एरिया ऑफ लैंड इम्प्लाइड। ये सारे फीचर्स मैंने सेपरेट वीडियो में डिस्कस किए हुए हैं और इन पे इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराया हुआ, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, आपको बहुत बेनिफिट होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर लॉर्ड हेस्टिंग होगा। लॉर्ड हेस्टिंग पे और एक क्वेश्चन है, हु सक्सीडेड रॉबर्ट क्लाइव टू लीड ईस्ट इंडिया कंपनी। ये CDS 2004 में आया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने ओवरटेक किया था रॉबर्ट क्लाइव से। रॉबर्ट क्लाइव के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व किसने किया, ये लॉर्ड हेस्टिंग करते हैं। अब हम देखेंगे पहले क्लाइव, फिर वॉरेन हेस्टिंग, फिर कॉर्नवालिस, फिर लॉर्ड वेलेस्ली, फिर लॉर्ड हेस्टिंग और उसी क्रम में अब इनके बाद आएंगे विलियम बेंटिक। तो अब इन पे आधारित कुछ प्रश्न देख लेते हैं। 8th BPSC में एक क्वेश्चन पूछता है महलवारी सिस्टम इन बंगाल के ऊपर। हु इंट्रोड्यूस महलवारी सिस्टम इन बंगाल। बंगाल में महलवारी बंदोबस्ती की व्यवस्था किसने शुरू की। हास्टिंग, कॉर्नवालिस, होल्ट मैकेंजी, मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा होल्ट मैकेंजी, होल्ट मैकेंजी। तो आइए पहले महलवारी सिस्टम के बारे में कुछ जानते हैं, उसके बाद इन सब के बारे में जानेंगे। महलवारी सिस्टम थर्ड टाइप ऑफ लैंड रेवेन्यू सिस्टम था, जिसमें महल्स डिफाइन किए गए थे जो कि नंबर ऑफ विलेजेस को मिला करके होता था। महल का असेसमेंट किया जाता था और फिर इस पर टैक्स डिफाइन किया जाता था। इसमें एक यूनिक सिस्टम ये था कि गवर्नमेंट ना डायरेक्ट रैयत से डील नहीं करती थी। इन्होंने एक विलेज के हेडमैन को पकड़ा जिसे लंबरदार भी कहा जाता था। गवर्नमेंट लंबरदार या विलेज हेड को एक टारगेट देती थी कि मुझे इतना चाहिए पैसा टैक्स एज अ टैक्स, और इंटर्न ये इंडिविजुअल टारगेट देते थे रैयत को और रैयत फिर इंटर्न लंबरदार को देते थे और लंबरदार फिर टैक्स गवर्नमेंट को देते थे। तो ये कंप्लीट एक सिस्टम डिवाइस किया हुआ था। इसमें एवरेज रेंट का कॉन्सेप्ट आता है। महलवारी सिस्टम सेंट्रल प्रोविंस पंजाब, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस, गंगेटिक वैली जैसे फर्टाइल एरियाज में लगाया गया था, इसलिए इसमें टैक्स भी जाता था। टैक्स 50 to 75% था ऑफ द प्रोड्यूस।
तो ये मालवारी सिस्टम था। ये हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा लाया गया था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक के गवर्नरशिप में लाया गया था। अब विलियम बेंटिक से एसोसिएटेड कुछ रिफॉर्म्स को देख लेते हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। विलियम बेंटिक एक ऐसे गवर्नर थे जिनके टाइम पे चार्टर एक्ट ऑफ 1833 आता है, जिससे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का टाइटल भी दे दिया जाता है। तो ये ऐसे फर्स्ट पर्सन होंगे जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनेंगे। ये मैंने पहले डिस्कस किया हुआ है कि गवर्नर ऑफ बंगाल गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल किस एक्ट से बनेंगे, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो विलियम बेंटिक मोस्ट इंपॉर्टेंट सती का एबॉलिशन करेंगे थ्रू बंगाल रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1829। इसके पीछे इंडियन जो होंगे वो राजा राम मोहन रॉय होंगे। इन्होंने बहुत पुश किया था सती को हटाने के लिए। सती प्रथा को हटाने के बाद इनका अगला टारगेट थग्स को हटाना था, जो ठगी करते थे, ठगी और डकैती। इसको इन्होंने सप्रेस किया था और काफ़ी हद तक लॉ एंड ऑर्डर को इम्प्रूव किया था। ये 1830 में किया था। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ठगी को किसने ख़त्म किया था। फिर गवर्नर जनरल के बाद जो चार्टर एक्ट से लॉ कमीशन, चार्टर एक्ट 1833 से जो लॉ कमीशन का सेटअप हुआ था, उसके हेड मैकॉले को बनाते हैं और ये इंडिया आते हैं। उसके बाद इन्होंने एजुकेशन के फील्ड में मैकॉले मिनट दिया था, जिसे विलियम बेंटिक कभी भी अप्लाई नहीं करते हैं। इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं लेकिन कभी अप्लाई नहीं करते हैं। इसीलिए इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन भी से जाना जाता है। फादर ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन मैकॉले मिनट लाएंगे मैकॉले के। तो ये सारे पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू विलियम बेंटिक आपको याद रखने हैं।